हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन, इसके ये 10 टॉपिक्स हैं। क्या क्या नाम है इसका? केन बेतवा, हम्पी इन न्यूज़, महासंचार आइलैंड, आर्सिबो टेलीस्कोप, वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हवाना सिंड्रोम, ह्यूमन राइट्स डे, एमएसपी और एफएटीएफ। ये जो 10 टॉपिक हैं, इससे हम करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसके बारे में एक क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? द प्रोजेक्ट एम्स टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम केन रिवर टू बेतवा रिवर इन ऑर्डर टू इरीगेट द ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन। इसके बाद ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वो केन रिवर को जोड़ती है बेतवा रिवर से, और कौन से रीजन के लिए? बुंदेलखंड रीजन। ठीक है। दूसरा क्या है? केन एंड बेतवा रिवर्स आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ये भी सही है, केन और बेतवा जो रिवर्स है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो क्या होगा इसका आंसर? बोथ 1 एंड 2। अब इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हम देखें तो केन रिवर मेनली जो फ्लो होती है वो एमपी से, और जो बेतवा रिवर है वो एमपी से निकलती है और यूपी में भी बहती है। ठीक है। अब एक इमेज है, ये है बेतवा रिवर और ये केन रिवर। तो ये जो इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है इसके रिगार्डिंग है। तो केन रिवर को बेतवा रिवर से जोड़ने की बात हो रही है, और कौन से रीजन के लिए? बुंदेलखंड रीजन। ठीक है। ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा रिवर मिलती है यमुना में, और केन रिवर भी मिलती है यमुना में। तो ये दोनों यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब इसके बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन देखें, केन रिवर है ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होके बहती है। ठीक है। और ये जो बेतवा रिवर है इस पे 3 डैम है, मेनली 3 डैम है। ठीक है। और इसका क्या नाम है? राजघाट, माता तिला और परीचा। राजघाट, माता तिला और परीचा, ये तीनों डैम जो है वो बेतवा रिवर पे हैं। और केन रिवर किससे होकर गुजरती है? पन्ना टाइगर रिजर्व से। अब इसमें एक ये है बुंदेलखंड रीजन। ये जो रीजन है वो है बुंदेलखंड रीजन। ठीक है। इसमें टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो इस रीजन में आते हैं। यूपी का जो पार्ट है उसके जो डिस्ट्रिक्ट मेनली आते हैं वो कौन है? ललितपुर, महोबा, बांदा और झांसी। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं ये यूपी से आते हैं, और एमपी से 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मेनली। वो कौन कौन से हैं? टीकमगढ़, ये वाला रीजन। ठीक है। पन्ना, ये वाला रीजन, और छतरपुर। तो टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर, ये जो 3 रीजन है ये एमपी के रीजन है जो बुंदेलखंड में आते हैं, और यूपी के ये 4। तो जो टोटल हैं वो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मेनली इसमें आते हैं। ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर? ये भी सही है और ये भी सही है, तो बोथ 1 एंड 2। अब इसमें जो जिक्र हुआ है वो क्या है? यमुना का। अगर यमुना की ट्रिब्यूटरी की बात करें, अगर ये हम मानते हैं कि ये यमुना रिवर है, तो ये है ऐसे फ्लो करती है, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट बैंक। ठीक है। और ये राइट बैंक। ठीक। तो यमुना की जो लेफ्ट बैंक है उसमें कौन कौन से हैं? टॉन्स और हिंडन। टॉन्स और हिंडन यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? चंबल, केन और बेतवा। तो ये जो रिवर है ये मेनली जो रिवर है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI हैज़ मेड एफर्ट्स टू प्रिजर्व हम्पी स्टोन कैरियट। ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है? हम्पी रूइंस वर द लास्ट कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। बिल्कुल सही है। हम्पी जो था वो विजयनगर एम्पायर का लास्ट। इससे पहले कौन सा था? एनेगोंडी। एनेगोंडी जो है वो तुंगभद्रा रिवर के नॉर्थ बैंक पे ये है एनेगोंडी, और साउथ बैंक पे हम्पी। ठीक है। तो हम्पी से ठीक पहले कौन सा था? एनेगोंडी था। ठीक है। सेकंड क्या है? इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी सही है। 1986 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। जैसे मैंने आपको बताया ये इसके साउथ बैंक पे है। ठीक है। बिल्कुल सही।
तुंगभद्रा रिवर का पुराना नाम, ओल्ड नेम क्या था? पंपा। और हम्पी वर्ड है वो यहीं से। और इसका क्या होगा आंसर? ये भी सही, ये भी और ये भी। 1, 2 एंड 3। ठीक है। अब जो कैरियोट की बात हो रही थी वो यही कैरियोट है जो एसआई ने इसको प्रिजर्व करने की बात की थी। ठीक है। ऐसे जो 3 हैं कैरियोट, स्टोन कैरियोट इंडिया में 3 है। एक हम्पी जो ये वाला है, ठीक है। सेकेंड वन कौन सा है? कोणार्क में, कोणार्क सन टेम्पल वाला, कहाँ पे? ओडिशा। और जो थर्ड वन है वो महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में है। ठीक है। महाबलीपुरम को और क्या कहते हैं? ममल्लापुरम। इसका जो दूसरा नाम है वो है ममल्लापुरम। और एक और इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग, 2019 में इंडिया और चाइना के बीच में जो सेकेंड इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, जिसमें वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग वो भी आए थे और मोदी जी मिले थे उनसे। तो 2019 में सेकेंड इनफॉर्मल मीटिंग जो इंडिया और चाइना के बीच में हुई थी वो कहाँ हुई थी? ममल्लापुरम या महाबलीपुरम में। ठीक है। तो इससे हमने ज्योग्राफी भी कवर कर लिया और हिस्ट्री भी। ठीक है। और ये करंट का टॉपिक तो है ही। इसका क्या होगा आंसर? ये भी सही, दिस वन इज ऑल्सो राइट, ये भी सही। तो 1, 2 एंड 3। ठीक है। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषण 4 आइलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं उनको इस आइलैंड पे शिफ्ट होने की बात करी थी और ये कहाँ का पार्ट है? बांग्लादेश का। ठीक है। अब एक मैप देखिए, ये जो आइलैंड है ये है भाषण 4 आइलैंड। ये लगभग 20 साल पहले 2000 में, ठीक है, 20 साल पहले ये बना था। क्यों? क्योंकि रिवर के सिल्टिंग की वजह से ये आइलैंड बना था। और जो ये रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं ये हैं माइनॉरिटी कहाँ पे? म्यांमार में। ठीक है। तो ये जो एरिया है म्यांमार का जो स्टेट है रखाइन स्टेट, यहाँ पे ये मेनली लोकेटेड है और ये रिफ्यूजी के तौर पे ये शिफ्ट हुए थे बांग्लादेश में। ठीक है। तो इनको शिफ्ट होने की बात हो रही थी कहाँ पे? इस आइलैंड पे, इसीलिए ये न्यूज़ में था। और ये किसका पार्ट है? बांग्लादेश का। अभी जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं इथनिकली ये इंडिया और बांग्लादेश के करीब है। ठीक है। और म्यांमार का जो मेजॉरिटी है वो क्या है? सीनो तिब्बतन। इसी वजह से फुल सिटीजनशिप इनको मिला नहीं अभी तक वहाँ पे। ठीक है। तो भाषण 4 आइलैंड किस का क्या है पार्ट? बांग्लादेश। ठीक है। और इसमें आप देख रहे हैं एक चित्तागोंग। चित्तागोंग आर्मरी रेड के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये कब हुआ था? 1930 में। तो अगर किसी क्वेश्चन में हिस्ट्री में पूछे कि चित्तागोंग आर्मरी रेड, ये जो एरिया है बांग्लादेश का चित्तागोंग, ये आर्मरी रेड जब कब हुआ था? तो 1933 में। और कभी क्या होता है इसके बारे में पूछ लेते हैं कि इसके लीडर कौन थे? तो लीडर कौन थे? सूर्य सेन। इनको मास्टर दा भी कहते हैं क्योंकि ये टीचर थे। तो अगर किसी एग्जाम में आए कि चित्तागोंग आर्मरी रेड कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। और इसके लीडर कौन थे? तो सूर्य सेन। ठीक है। इनको फांसी हुई थी, इनको अंग्रेजों ने फांसी दिया था, इसीलिए ये बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछते हैं। ठीक है। तो भाषण 4 आइलैंड बांग्लादेश। ठीक है। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोर्टो रिको आर्चिबो टेलीस्कोप फेमस फॉर इट्स स्टेलर कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी कोलैप्स रिसेंटली। ये 1963 में ये बना था टेलीस्कोप। ठीक है। और इसका जो मेन था वो प्लैनेट्स, एक्सो प्लैनेट्स, गैलेक्सी, इसको देखने के लिए इसका यूज होता था। तो ये हाल में कोलैप्स कर गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो एरिया है पोर्टो रिको, ये कौन से सी में लोकेटेड है? तो ये है कैरेबियन सी। ठीक है। आप इस मैप को देख सकते हैं। पोर्टो रिको कहाँ पे है? कैरेबियन सी में। और कैरेबियन सी किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का। ठीक है। अब ये पोर्टो रिको है, ये यूएस का अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी है। मतलब क्या हुआ? यहाँ के जो सिटीजन है वो यूएस के सिटीजन हैं, बट वो वहाँ के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते, वो वोट नहीं दे सकते। तो पोर्टो रिको क्या है? अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और ये कहाँ पे है? कैरेबियन सी में है। ठीक है। और कैरेबियन सी किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का। ठीक है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपने पढ़ा होगा बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल है वो
इसको कहते हैं, इस पार्ट को पोर्टो रिको, यहाँ पे बरमूडा, ठीक है, और ये फ्लोरिडा जो यूएस का ही पार्ट है। ये जो एरिया है ये कहते हैं इसको बरमूडा ट्रायंगल। ऐसा माना जाता है कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जब इससे होकर गुजरती है तो वो मिसिंग हो जाती है या उसके बारे में पता नहीं चलता। वैसे ऐसे अभी तक साइंटिफिकली ये प्रूफ नहीं हुआ कि ऐसा होता है या नहीं है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि यहाँ से अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट गुजरे तो वो मिस हो जाती है। इसीलिए ये जो है एरिया वो बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं इसको, ठीक है। होप इट क्लियर। तो ये कहाँ पे है? पोर्टो रिको, कैरेबियन सी में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which of the following type of the recovery economy quickly recoups lost ground and gets back to the normal growth trend? ये अब इसलिए भी न्यूज़ था में था, ऐसा माना जाता है कि जो इंडिया की जो इकॉनमी है वो अभी रिकवर कर रही है, और कौन से शेप में? वी शेप में, ठीक है। इसका ग्राफ ये है, जीडीपी वाई एक्सिस पे और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे। तो ये जो लाइन है ये प्री कोरोना बेस लाइन, मतलब कोरोना से पहले जो इकॉनमी थी वो ऐसे ग्रो कर रही थी। कोरोना आने के बाद ये कम हुई और अब ये धीरे धीरे रिकवर कर रही है, ठीक है। तो ये कौन सा है? वी शेप, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन है जेड शेप। जेड शेप कैसा होता है? इकॉनमी जीडीपी गिरती है, फिर से ग्रो करती है और फिर से नॉर्मल आ जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, रिकवरी, जेड शेप्ड को। इसका जो शेप है वो जेड शेप का है, इसको कहते हैं कि मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक रिकवरी, ठीक है। एक और ऑप्शन क्या है? यू शेप्ड। यू शेप्ड में क्या होता है? जीडीपी कम होती है, फिर ये ग्रेजुअली बढ़ती है, ठीक है। तो ये इसका जो शेप है वो क्या है? यू शेप का। एक क्या है? डब्लू शेप्ड। डब्लू शेप्ड क्या है? इकॉनमी काफ़ी कम हुई, फिर इसने रिकवर किया, फिर कम हो गई और फिर रिकवर कर, इसको क्या कहते हैं? डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। डब्लू शेप जो है वो डेंजरस सिचुएशन इसलिए है क्योंकि 2 बार इकॉनमी कम हुई, उसके बाद इसने अपने पहले वाले इकॉनमी को गेन किया, ठीक है। तो ये एक और है, वो क्या है? एल शेप्ड। ये एल शेप्ड, ये कहते हैं कि वर्स्ट है, मतलब कम हुआ और उसके बाद इसने अपने पहले वाले को गेन ही नहीं किया अपने लाइन को, ठीक है। ये जीडीपी या इकॉनमी कम होने के बाद ये उसी लाइन से जारी आगे, ये कभी अपने पहले वाले बेस लाइन को मीट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो ये सबसे वर्स्ट कंडीशन, तो एल शेप्ड है वो सबसे वर्स्ट कंडीशन है इकॉनमी के रिकवरी के लिए। तो इंडिया का भी इकॉनमी वी शेप्ड रिकवरी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is not correct? इसको याद रखना है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पता है, आर्टिकल 76 में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, सही है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो लीड करते हैं किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं, इसलिए ये जो है ये सही है। ऑप्शन बी क्या है? एजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ये भी सही है। एजी जो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट से। सी क्या है? एजी हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग में बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और राज्यसभा में भी कर सकते हैं विदाउट अ राइट टू वोट, इसलिए भी क्योंकि ये दोनों में से किसी के मेंबर नहीं है। तो अगर वो ना लोकसभा के मेंबर हैं ना राज्यसभा के मेंबर हैं तो वो वोट नहीं कर सकते। डी है, ये गलत है। एजी इज डिवार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ये कर सकते हैं, ये इसीलिए प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। एजी को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता, तो ये जो है वो गलत है और हमें आंसर जो देना है वो नॉट करेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। ये कौन है? के वेणुगोपाल इनका नाम है। ये अभी प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, कब से? 2017 से, ठीक है। के वेणुगोपाल अभी इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है।
इनका जो टर्म है वो फिक्स नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो टर्म है वो फिक्स नहीं होता, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। ठीक है, होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवाना सिंड्रोम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। ठीक है, हवाना सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? न्यूरोलॉजिकल इलनेस। हवाना कहाँ का कैपिटल है? क्यूबा। ये टर्म अभी काफ़ी न्यूज़ में था। ऐसा माना जाता है कि वहाँ के यूएस के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं जो क्यूबा में पोस्टेड हैं, हवाना में, उनमें ये सिंड्रोम पाया गया है। ठीक है, ये जो पार्ट है रेड और येलो का, ब्रेन का, ये पार्ट अफेक्टेड होता है इसकी वजह से। और ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि हाल में रिसर्च में पता चला कि माइक्रोवेव जो रेडिएशंस हैं इसकी वजह से ये हवाना सिंड्रोम अभी न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? माइक्रोवेव रेडिएशन की वजह से। और हवाना सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? न्यूरोलॉजिकल इलनेस। और ये ब्रेन का वो पार्ट है जो अफेक्टेड होता है इससे। ठीक है, होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स डे। ये अभी न्यूज़ में था, हाल में ही बीता है, इसीलिए ये क्वेश्चन इसमें एडेड है। स्टेटमेंट 1 क्या है? ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर, द डे द यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बिल्कुल सही है। ये कब हुआ था? 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 2 क्या है? द 2020 थीम ऑफ द डे इज रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ये भी सही है। इस बार का जो थीम है वो ये है, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर द ह्यूमन राइट्स। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या होगा? बोथ 1 and 2। ठीक है, इसमें एक ये डेट है 10 दिसंबर। इसमें एक और क्या होता है? नोबेल पीस प्राइज इस दिन दिया जाता है। इस डेट को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। कहाँ? ओस्लो, नॉर्वे। ओस्लो कहाँ की राजधानी है? नॉर्वे की। इस बार किसको दिया गया था नोबेल पीस प्राइज 2020? किसको दिया गया था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार क्या दिया गया था? नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम। रोम कहाँ? इटली। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार नोबेल पीस प्राइज 2020 मिला था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में है। ठीक है, और ये ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और इसी दिन UDHR 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसका जो थीम था वो क्या था? रिकवर बेटर, स्टैंडर्ड फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो 1 and 2। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ये आपको भी पता हो, ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है ये टॉपिक, किसान आंदोलन की वजह से। तो ऑप्शन ए क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इज अ मिनिमम प्राइस फॉर एनी क्रॉप दैट द गवर्नमेंट कंसीडर एज रिम्यूनरेटिव फॉर फार्मर्स। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट, क्योंकि इससे कम दाम पे कोई भी एजेंसी, जैसे सेकंड ऑप्शन आप देख लेंगे, इट इज़ ऑल्सो द प्राइस दैट गवर्नमेंट एजेंसी जैसे FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पे वेन एवर द प्रोक्योर द पर्टी। इससे कम प्राइस पे कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट इसको नहीं खरीद सकती। MSP इज फिक्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये भी सही है। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ही रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि आप MSP का जो प्राइस है उसको फिक्स करिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस हिसाब से अकॉर्डिंगली फिक्स करती है। डी क्या है? MSP हैज लीगल बैकिंग। इसका अभी तक लीगल बैकिंग नहीं है, मतलब किसी भी एक्ट या बिल में इसको कंसीडर नहीं किया गया। ये इसीलिए जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वो इसी के रिगार्डिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये गलत है। अब ये 3 टर्म है, A2 प्लस FL और C2। इसमें क्या होता है? CACP जब भी कैलकुलेट करती है, जब वो रिकमेंड करती है, तो ये सारी ये क्या कवर करता है? जैसे सीड्स का जो प्राइस है, जो फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ, केमिकल्स, जो भी लेबर यूज़ हुआ, फ्यूल और इरिगेशन, सब जितने भी कॉस्ट आते हैं इसमें, ठीक है, वो A2 में हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? A2 प्लस FL। A2 तो ऑलरेडी इसमें है। FL में क्या होता है कि अनपेड फैमिली लेबर। अब जैसे किसान के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी काम करते हैं, उनको तो वो कुछ भी प्राइस या वेतन नहीं मिलता, तो इसको हम ऐड करते हैं A2 प्लस FL में। थर्ड क्या है? C2 में क्या है? रेंट और फिक्स। जैसे कोई ज़मींदार है, उसने किसी को रेंट पे दिया ज़मीन, और जब वो फसल उगेगी तो जो वो रेंट
देगा ज़मींदार को, ठीक है, या फिर जो इंटरेस्ट देगा, इस सब को कैलकुलेट करते हैं किसमें, CTA, ठीक है। तो CACP जब भी रिकमेंड करती है जो ये MSP, तो इसमें वो तीनों चीज़ को कंसीडर करती है, तीनों टर्म को, चाहे वो A2 हो, ठीक है, A2+FL और C2। तो इससे क्या होगा, इसका लीगल बैकिंग अभी तक नहीं है, जिसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज हेडक्वार्टर्ड एट, ये कहाँ पे है, पेरिस में। यह भी इसलिए न्यूज़ में था कि पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इसके दो लिस्ट होते हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। FATF के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हम देखें तो ये 1989 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किसने किया था, G7 ग्रुप ने किया था, ठीक है। इसमें टोटल 39 मेंबर्स हैं, 39 मेंबर्स हैं। इंडिया इसका मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, इसका मेंबर नहीं है FATF का, ठीक है। इसमें है कि जो ग्रे लिस्ट है उसका ड्यूरेशन, अगर पाकिस्तान को छोड़ दें तो ये कंट्रीज बोस्निया हर्जेगोविना, इथोपिया, इराक, सर्बिया, श्रीलंका, ट्यूनीशिया एंड बनाना, ये जो कंट्री हैं ये ग्रे लिस्ट में रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो समय के लिए रहा है वो अभी इराक, लगभग 5 साल के लिए। और पाकिस्तान होपफुली हो सकता है कि इसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो इसका कहाँ पे है, पेरिस। और पेरिस में कहाँ पे, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस। और इसी के हेडक्वार्टर में FATF का भी हेडक्वार्टर है। तो इसका कहाँ पे है, पेरिस। इसका आंसर वही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आज का करंट अफेयर क्वेश्चन।